डॉक्यूमेंट्री का प्लॉट ये है समराइज फॉर्म में कि एक उन्होंने कहानी बताई है एक इजरायली लड़के की जो कि एक स्कैमर है। और वो स्कैमर इस तरह का है कि वो लड़कियों को टेंडर के थ्रू मिलता है। उसके बाद उनको वो अपने प्यार के जाल में फंसाता है, उनको लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिखाता है, प्राइवेट जेट्स में घुमाता है, याट पे लेके जाता है, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में लेके जाता है और उसके बाद उन लड़कियों से पैसे लेता है। यानी कि पैसे निकलवाता है, लेता नहीं है, पैसे निकलवाता है। कहता है कि मुझे ज़रूरत है पैसों की और वो पैसे निकलवा के ऑफ कोर्स गायब हो जाता है। तो उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि जो लड़कियां, 3 लड़कियों की कहानी उन्होंने बताई है उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। जो उन्होंने वैसे तो ये बताया कि वो कई लड़कियों के साथ ये कर चुका है और ज़्यादातर जो उसने लड़कियां सेलेक्ट की हैं वो स्कैंडिनेवियन लड़की हैं, यानी कि वो फिनलैंड की हैं, वो नॉर्वे की हैं, वो स्वीडन की हैं। एक लड़की उसमें जो है वो हॉलैंड की भी है और फिनलैंड में तो उसको शायद किसी कोर्ट ने सज़ा भी सुनाई थी। तो वो उसने अपनी टिंडर के ऊपर जो है ना वो ऐसा प्रोफाइल बनाया हुआ है कि बहुत अपने आप को रिच लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिखाई हुई है, प्राइवेट जेट के अंदर फोटो लगाई हुई है यार्ड के ऊपर, या कोई एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, या कोई एक्सपेंसिव कपड़े या चीज़ें दिखा रहा है। और जो जो लड़कियां 3 उसके अंदर हैं, उन्होंने उसमें से एक लड़की जो उसने ये बताया कि उन्होंने सारे ने अपनी अपनी स्टोरी बताई कि मैं उससे मिली कैसे। तो उसमें जो एक लड़की उसने ये बताया कि मेरे कोई 1000, आज तक वो पता नहीं 7-8 साल से टेंडर पे है बैठी हुई है। तो उसने कहा कि मेरे 1000 से ऊपर मैचेस हो चुके हैं और उसमें से ये एक मैच था। तो जब मेरा इसके साथ मैच हुआ तो इसने मुझे मैसेज लिखा उसी दिन इंस्टेंटली टेंडर के ऊपर, और उसने मुझे कहा कि कल मैं जो हूँ, वो लंदन में थी लड़की, वो नॉर्वेजियन है लेकिन वो काम लंदन में करती, वहीं पर रहती है। उसने कहा कि कल मैं, लड़के ने कहा कि मैं लंदन में, मेरा आज आखिरी दिन है, मैं कल जा रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में, तो अगर मिलना है तो कल कॉफ़ी पे मिल लो। तो कहती है वो लड़की कि मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उसने देखा कि यार बड़ा अमीर लग रहा है, ज़बरदस्त गाड़ियाँ, ये वो सब कुछ है उसके पास। तो उसने लड़की को कहा कि एक बड़े महंगे होटल में उसने उसको बुलाया लंदन के अंदर, और उस होटल के अंदर रेस्टोरेंट भी था। उसने कहा कि वहाँ पे मिल लेंगे। तो कहती है कि वहाँ पे वो आया मुझे मिलने, और एग्जैक्टली वही जैसे उसने तस्वीरें दिखाई हुई थी वैसे उसके साथ कोई बॉडी गार्ड था, कोई उसका सिक्योरिटी का बंदा था, कोई उसका टीम का मैनेजर था, वॉरेवर ये वो। वहाँ पे वो आया, वो उसके साथ बैठा, उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया और वो कहती है कि बड़ा वो अट्रैक्टिव साउंड हो रहा था। उसने ये बताया कि मैं, मेरा जो, अच्छा उस लड़के ने उनको ये बताया, हर लड़की को, कि जो इजरायली एक बिलियनियर है जो डायमंड का बिजनेस करता है, उसने कहा कि वो जो इजरायली बिलियनियर है मैं उसका बेटा हूँ और हमारा ये डायमंड का बिजनेस है। तो मैं हर वक्त जो है ना वो बिजनेस ट्रिप्स पे होता हूँ, कभी इस मुल्क तक, कभी इस मुल्क, और ये और वो, और बड़ी मेरी बिजी लाइफ है। तो बस मैं कल जा रहा हूँ। तो ये उसने उसको अपना एक इमेज दिया, महंगा सा उसने उसको लंच डिनर वटेवर जो भी करवाया, और लड़की जो है उसको वापस भेज दी और वो वापस आ गई। तो लड़की ने कहा कि अगले दिन उसने मुझे दोबारा फ़ोन किया, उसने जाने से पहले, क्योंकि उसने कहा था कि मैं जा रहा हूँ अगले दिन। उसने कहा कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ अपने प्राइवेट जेट पे, तो अगर तुम चाहती हो, तुम्हारे पास टाइम है, तो तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो, हम रास्ते में बातें शातें भी कर लेंगे, मैं अपने बिजनेस का काम भी कर लूँगा और फिर जो है वो तुम वापस आ जाना वहाँ से। तो वो कहती है कि यार अभी इमेजिन करें कि उसको 24 घंटे हुए थे किसी स्ट्रेंजर से मिले हुए और वो उसके साथ प्राइवेट जेट पे बैठ के जाने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा कि मैं जाऊंगी ज़रूर। उसने कहा कि आम लोगों को, जैसे देखें अब हमारे जैसे लोग हैं, वो लड़कियां जो हैं इस डॉक्यूमेंट्री में जो उन्होंने दिखाई हैं, वो एक नॉर्मल जो है ना वो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे ऑफिस में काम करते हैं 9 to 5, ठीक है, उस तरह के वो लोग हैं। कोई ऐसा नहीं कि वो बहुत गरीब हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। एवरेज जैसे मैक्सिमम नॉर्मल लोग होते हैं यूरोप में एटलीस्ट, या स्कैंडिनेवियन। तो उसने कहा कि ये तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि इतना मैंने कभी किसी बिलियनियर के साथ मैंने जो है ना वो डेट नहीं की, उसकी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं की, तो मैं तो जाऊंगी उसके साथ। और वो इतना इंटरेस्ट भी मुझ में शो कर रहा है। उस लड़की ने ये भी कहा कि उसने मुझे अगले ही दिन, वो जब एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में मिला था, तो इतना बड़ा वो बुके भेज दिया फूलों का। ओके यार, मैं तो तुम्हारे बगैर अब सोच नहीं सक रहा, ये वो वरेवर जो भी कहानियाँ होती हैं। तो उसने कहा कि मैं आ गई उसके साथ प्राइवेट जेट के ऊपर। तो अगले दिन कहती है कि प्राइवेट जेट पे वो ले गया, और प्राइवेट जेट पे जी उसके वाकई उसकी टीम पूरी थी, उसके साथ उसका एक बॉडीगार्ड था जो उसका हेड ऑफ सिक्योरिटी था। और उसने ये भी कहा, उस लड़के ने उसको बताया, जो इजरायली वो लड़का था, उसने कहा कि मेरी एक बेटी भी है, और जो मेरी एक्स वाइफ है वो अब हम सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन मेरी एक 2-3 साल की बेटी भी है, और उसकी बेटी और एक्स वाइफ भी उस प्राइवेट जेट में थी। उसने कहा कि मैं उनसे जो है वो बड़े अच्छे टर्म्स पे हूँ और हम को पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो वो भी है। तो उसने यानी कि कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़की ने कहा जो उसको डेट कर रही थी, नहीं, उसने कहा कोई कोई मसला नहीं है, कोई नहीं ऐसा,
मैं एक्सेप्टिंग हूँ, हो जाता है। तो वो उसको जब सैर शहर करा के लेके आया बिजनेस ट्रिप की, आई थिंक वो एम्स्टर्डम गए या किसी और शहर में गए, मुझे भी जहन में नहीं सही याद। तो वहाँ पे जब वो पहुंचे तो वहाँ पे उसने कहा कि बड़ी ज़बरदस्त हमारा दिन गुजरा, रात गुजरी। उसके बाद उसने कहा कि अगले दिन उसने कहा कि मेरी, उसको फ़ोन छुड़ाना शुरू हो गया कि मेरी बिजनेस मीटिंग है कहीं और, तो मुझे इमरजेंसी भी जाना होगा। और उसने कहा कि लड़की को कहा कि तुम अभी टिकट लेके वापस जाओ लंदन और अपने ऑफिस जाओ और काम करो अपना, हम फिर मिलेंगे। तो उसने एक आध दिन उसको वो पूरी लग्जरी बिलियनियर लाइफस्टाइल दिखा के वापस भेज दिया। वो लड़की कहती है मैं बड़ी खुश कि यार ये तो मेरे जैकपॉट लग गया, बिलियनियर जो है वो फुल इंटरेस्टेड मेरे अंदर, मुझे इधर उधर घुमा रहा है, बुके भेज रहा है। अभी 1-2 दिन हुए हैं सिर्फ उससे मिले हुए। तो कहती है कि उसके बाद उसके फ़ोन आना शुरू हो गया, व्हाट्सएप पे कॉलिंग करना शुरू हो गया। उसने कहा कि ये है, मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, हमारा बिजनेस ऐसा है। लेकिन ये भी याद रखना, उसने साथ साथ बताया कि हमारा डायमंड का बिजनेस बड़ा ख़तरनाक बिजनेस है, इसके अंदर हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, तो कभी भी जो है वो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारूँ। लड़की को उसने कहा कि तुम यूँ करो कि मैं तुम्हारे साथ मूव इन होना चाहता हूँ, तो यूँ करो कि तुम लंदन के अंदर कोई अच्छा सा अपार्टमेंट या घर हमारे लिए ढूंढो, और उसका अगर वो रेंट पे लेंगे, उसने कहा, तो उसने कहा कि $15,000 पर मंथ तक का बजट होगा, यानी यानी कि तो रेंट पे लेना है। उसने सही लंबी लंबी फेंकी उसको। तो उसने उस लड़की को इस काम पे लगा दिया कि घर ढूंढो हमारे लिए। वो लड़की जनाब, दिखाया उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में, वो जा जाके घर अपार्टमेंट ढूंढ रही है, उसको वीडियो के साथ फेस टाइम पे उसको दिखा रही है, उसको बता रही है ये अच्छा है, ये अच्छा है। वो साथ रहने के, फैमिली स्टार्ट करने के उसने सपने उस लड़की के साथ दिखाना शुरू कर दिए। फिर एक दिन उसने अचानक उस लड़की को कहा कि उसने उसको फ़ोन किया कि जी मेरे पे अटैक हो गया है हमारे एनिमीज़ की तरफ से। और जो उसने अपना हेड ऑफ़ सिक्योरिटी दिखाया था, उसने बताया कि वो देखो वो ज़ख्मी हुआ है। उसने वाकई उसकी वीडियो भेजी, एक स्टोरी बना के भेजी कि हमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मिल रही है, मेरे बॉडी गार्ड ने मुझे बचा लिया है, और ये देखो ज़ख्मी हुआ है, उसको स्टिचेस आए हैं वॉरेवर। तो और हमारे एनिमीज़ ने पता नहीं मेरे डैड के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी शुरू कर दी है, डायमंड स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगा के। तो पुलिस उनके ऊपर इंक्वायरी कर रही है, सारे हमारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ हो गए हैं, सब कुछ ये हो गया है। तो मैं बड़ा सख्त जो है ना वो मुसीबत में फंसा हूँ। मुझे ऐसा करो कि तुम मुझे इमीडिएटली जो है वो, अगर मैं तुमसे एक फेवर चाहूँ तो मुझे 20 या 25 हज़ार डॉलर, उसने कहा कि वो मुझे भेजो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा जैसे ही हमारे अकाउंट्स खुलेंगे। तो अब लड़की ने कहा कि यार मेरे पास तो, वो जो आम प्रोफेशनल थी उसने कहा कि मेरे पास तो 20-25 हज़ार डॉलर है नहीं। लेकिन उसने कहा कि तुम किसी भी तरह से ये पैसा अरेंज करो। उस लड़की ने कहा कि मैं बैंक से लोन लेके मैं तुम्हें 25 हज़ार डॉलर जो है वो भेजूंगी। और उसने कहा कि मुझे ट्रांसफ़र नहीं करने, तुमने कैश में लेके मेरे पास एम्स्टरडेम आना है ये पैसे, क्योंकि पता नहीं तुम ट्रांजैक्शंस करोगी तो वो तुम ट्रैक हो जाओगी, अगर मिलने आओगी तो वो बैंक को पता लग जाएगा और वो मुझे ट्रेस कर लेंगे, मेरे एनिमीज़ बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, वॉट एवर, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ उसके अंदर उन्होंने उसको सुनाई। तो एनी हाउ उसने लड़की से स्कैम करके 25 हज़ार डॉलर ले लिए। फिर उसने लड़की से क्रेडिट कार्ड बनवाया अमेरिकन एक्सप्रेस का। उसने कहा कि ये क्रेडिट कार्ड तुम अपने नाम पे लो, क्योंकि अगर मैं अपने नाम पे लूँगा और ट्रांजैक्शंस करूँगा तो मेरे एनिमीज़ मुझे वहाँ से ट्रेस कर लेंगे। लड़की ने अपने नाम पे उसको क्रेडिट कार्ड भी बनवाया और उसको वो भेज दिया, और वो उसके क्रेडिट कार्ड से आगे शॉपिंग करता रहा। और 25 हज़ार डॉलर लड़की खुद जाके एम्स्टरडेम में उसके हाथ में देके आई। और उस लड़के ने वहाँ पे भी, उन्होंने दिखाया हुआ डॉक्यूमेंट्री में, कि उस जगह पे भी उसने एक प्लान सेट किया था कि जब वो उसके पास मिलने आई पैसे देने, तो इमीडिएटली उसी वक्त उसके जो उसके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका फ़ोन आ गया कि तुम्हें ट्रेस कर लिया उन्होंने, कि तुम इस होटल में एम्स्टरडेम में ठहरे हुए हो, और अभी अपनी कमरे की लाइटें बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि लड़की को भी पैनिक हो गया और सब कुछ पैनिक हो गया। उसको ये कंफर्म होगा कि यार सीरियसली जो है ना मामला कुछ ज़्यादा ही है। तो इस तरह करके वो लड़कियों से पैसे निकलवाता था। और वो कर क्या रहा था, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में बताया, पता नहीं ये सही है या नहीं, कि वो एक पॉन्जी स्कीम्स जैसे होती हैं कि किसी एक से पैसा लेके वो पैसा अगले पे डालना, उसमें से कुछ अपने पास रख लेना, फिर उसी पैसे से अगले को लग्जूरियस लाइफ दिखाना। जैसे उस लड़की से अगर इसने 30 हज़ार डॉलर लिए थे, तो उन्हीं 30 हज़ार डॉलर में एक और लड़की ढूंढेगा, उस लड़की को फॉर एग्जांपल 15 हज़ार की शॉपिंग करवा देगा, या रेस्टोरेंट्स में ले जाएगा, या एक जेट का ट्रिप करवा देगा, और उस लड़की से भी 20-25 हज़ार डॉलर लेगा, फिर उससे कुछ अपने पास रख लेगा, कुछ अगली लड़की के लिए फिर उसको दिखाएगा। तो वो इसी तरह पूरा जो है ना वो पूरे यूरोप में घूमता फिरता रहता था। यानी कि दूसरी लड़कियां उसका लाइफस्टाइल अफोर्ड कर रही थी किसी दूसरी लड़की से डेट करने के लिए, और उस लड़की पे पैसे लगाने के लिए, और ये इसी तरह आगे चलता जा रहा था। तो उसमें 3 लड़कियों उन्होंने कहानियां बताई हुई हैं, कि एक एम्स्टर्डम में थी, एक लंदन में थी, और एक पता नहीं शायद स्टॉकहोम में थी, या कहाँ पे थी।
तो वो उन तीनों से साइमल्टेनियसली मिल रहा था उनके अकॉर्डिंग, जो उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की। और ये जो पहली लड़की थी, जो नॉर्वेजियन लड़की थी, उसने मुख्तलिफ बैंकों से टोटल $250,000 उसके लिए लोन लिया ताकि वो पैसे उसको दे सके, क्योंकि उसको ज़रूरत थी। और फिर उसने ये भी एक उनके साथ ड्रामा किया, उनको कहता था कि मैं तुम्हें पैसे वापस भेजूंगा 5 लाख, यानी कि $500,000 की उसने ट्रांजैक्शन उनको वापस भी भेजी। यानी उसने स्क्रीनशॉट्स भेजी कि तुमने मुझे 250,000 अभी तक तुम मुझे दे चुकी हो, मैं तुम्हें डबल इससे वापस दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहता हूँ। और वो चेक जो है, ये वो ट्रांजैक्शन जो है, वो कभी हुई नहीं कैश, वो बाउंस हो गई, यानी कि वो फेक ट्रांजैक्शन थी। तो इस तरह से फिर बीच में एक न्यूज़पेपर आता है, कोई टैबलॉइड, पता नहीं वो क्रेडिबल न्यूज़पेपर भी है या नहीं, आपको पता है टैबलॉइड्स किस तरह के होते हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं इन लड़कियों के साथ मिलके, क्योंकि वो नॉर्वे का न्यूज़पेपर है, लड़की भी नॉर्वे की थी। तो उनको पता लगता है कि यार ये तो 2-3 साल पहले से फिनलैंड में भी इसके ऊपर चार्जेस प्रेस हुए हैं मुख्तलिफ नामों से, और ये कर चुका लड़कियों के साथ। और फिर ये 3 लड़कियां आपस में मिलती हैं। तो उन्होंने फिर इस डॉक्यूमेंट्री में बड़ी आगे डिटेल में बताया। ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी इसमें एलैबोरेट कहानी बता दी, लेकिन इवेंचुअली उसका यही एक प्लॉट के मुख्तलिफ लड़कियों को लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाता है, और वो लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं कि इतना अमीर है, इतना बिलियनियर है, और हमें जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट स्टेयर है, हमें यहाँ वहाँ घुमा रहा है। और उसके बाद उन्हीं लड़कियों को इतना वो कन्विंस कर लेता है कि वो लड़कियां, उनके पास कोई सेविंग्स होती भी नहीं। जो नॉर्वेजियन लड़की थी, मैं आपको बताऊं, जब वो डॉक्यूमेंट्री तो अभी आई है, लेकिन अब शायद वो लड़कियां मिड-30s में है, ठीक है। उस वक्त वो लड़कियां 4-5 साल पहले की ये कहानी है, जब ये हो रहा था सब कुछ, 5-6 साल पहले। उस वक्त वो लड़कियां 25-26, शायद लेट 20s में थी। उन्होंने दिखाया उस लड़की के बैंक अकाउंट का जो बैलेंस था ना, वो $200 था। और ये भी एक खैर अलग टॉपिक है, क्योंकि जर्मनी में कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं प्रोफेशनल्स जो लेट 20s में अपने होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो साथ साथ सारा कुछ जो भी अर्न कर रहे होते हैं ना, वो स्पेंड करते जाते हैं। और कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनके हज़ार यूरो सिर्फ बैंक में बैलेंस होता है, इवन कि वो जॉब कर भी रहते हैं उस हिसाब से। खैर ये एक अलग टॉपिक है, मेरे जहन में आ गई ये बात। तो दोबारा टॉपिक के ऊपर आते हैं। उसने जो है वो $200 जिन लोगों के बैंक में बैलेंस था, उनसे 25,000, 50,000, 1 लाख उनको लोन में डाल के, यानी कि उन लोन लिया उन लड़कियों ने उसके लाइफस्टाइल को फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि वो उनको ये कह रहा था कि उन लड़कियों को पता था कि ये बिलियनियर है, ये उसके लिए कॉफ़ी मनी है, ये कुछ भी नहीं है। अगर हमने उसको $2 लाख दे भी दिए तो हमें वो $1 मिलियन वापस कर देगा, या 1 मिलियन ना भी करे, हम अगर उसके साथ उसके पार्टनर बन गए, उसकी बीवी बन गए, अगर उसके साथ हमारे बच्चे हो गए, तो वो तो हम वैसे ही बिलियनियर हो गए, ठीक है, हम उसकी वेल्थ में शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो ये वो डॉक्यूमेंट्री जो मैंने देखी, और काफ़ी मुझे फैसिनेटिंग लगी, इंटरेस्टिंग लगी, थ्रिलिंग भी थी, काफ़ी मज़ा आया देखने का। बीच में मुझे हैरानी भी हो रही थी बहुत जगह, और आप कह लें कि मैं सैड भी फील कर रहा था, क्योंकि किसी के साथ भी ये करना, पैसों का फ्रॉड करना, बहुत ही गलत बात है। अगर तो ये सारी चीज़ें रियलिस्टिक हैं इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो हुई, और किसी से उसका हार्ड अर्न $1 भी लेना जो है ना, वो जस्टिफाइड नहीं है। तो बाकी मुझे हैरानी इस बात पे भी हो रही थी कि आप देखें कि हम लोगों के रीजन्स में, साउथ एशिया में, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया वगैरह, वहाँ पे तो इतने ये स्कैम्स इतने कॉमन होते हैं, इतने कॉन आर्टिस्ट होते हैं, जैसे वीज़ा वाले एजेंट कितने मशहूर हैं इस बात में कि लोगों को पैसे दे के ऐसे गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता, लोगों से पैसे पकड़ते रहते हैं, और 5-6 महीने बाद पता लगता है बंदा ही भाग गया। तो हमें तो ये सुनी सुनाई बातें, और हमें पता होता है कि ये अगर कोई इस तरह की बात करे तो क्लियर कट ये स्कैम है। लेकिन ये स्पेशली उसने स्कैंडिनेविया की लड़कियां सेलेक्ट की, जहाँ पे आपको पता है कि कोई एज सच कोई पॉवर्टी नहीं है, हर बंदा बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, जॉब है, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, सोशल सिक्योरिटी है। वहाँ पे उन्होंने स्कैम वगैरह ये देखे भी नहीं होते, इस तरह के देखे होंगे इस तरह के, लेकिन इतना मैसिव वो ये कोई इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई ऐसा भी हमारे साथ कर सकता है। और स्पेसिफिकली बड़ा सक्सेसफुल उसका ये प्लान जा रहा था, पता नहीं कितने सालों में। मैंने एक जगह पढ़ा कि उसने $10 मिलियन इस तरीके से बना लिए हैं, ये सारे लड़कियों से स्कैम करके, और हर लड़की ने खुद उसको ला के अपने हाथों से उसको पैसे पकड़ाए हैं। ऐसा भी नहीं कि उसने कोई फोर्सफुली उनसे छीने हों या उनको कहा हो, यानी कि उनको एक्सप्लॉइट करके, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके वो पैसे निकलवाया उसने। तो मैं क्या सोच रहा था इसके ऊपर कि उसके टेक अवेज क्या हो सकते हैं, कि यार एक तो देखो, ऑफ कोर्स ये बात है कि ऑनलाइन आप लोगों को किसी के ऊपर इस तरह से ब्लाइंड ट्रस्ट करना नहीं चाहिए। जो भी आपको ऑनलाइन नज़र आता है वो हमेशा हर चीज़ सही नहीं होती। स्पेशली इसकी मैं एग्जांपल आपको यूट्यूबर्स की और इंस्टाग्राम पे दूंगा अपनी, कि इतना आसान है, मैं आपको बताऊं, इंस्टाग्राम के ऊपर लाइफ अपनी उसको
जिस भी तरीके से आप दिखाना चाहो आप दिखा सकते हो। आप किसी को भी पकड़ के किसी के साथ भी वीडियो बना सकते हो, किसी से भी कुछ भी कहलवा सकते हो, अपना आपने जो दिखाना हो वो दिखा सकते हो। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, ये जो लोग इस तरह के मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, क्यों ये मेरे जहन में इस डॉक्यूमेंट्री से ये बात ज़्यादा आ रही थी, जैसे जिस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाह रहा था कि ऐसे ऐसे मैसेज इंस्टाग्राम पे आते हैं, ईमेल आती है कि यार वो कोई है XYZ, वो हमसे 3,000 यूरो मांग रहा है कि मैं जर्मनी का वीज़ा लगवा दूंगा। वो 3,000 यूरो मांग रहा है, कह रहा है कि मैं एक यूनिवर्सिटी में डन एडमिशन करवा दूंगा। वो कोई हमसे 4,000 यूरो मांग रहा है, वो कह रहा है कि मैं जर्मनी का ये दिलवा दूंगा। कह रहा है कि कोई ये भी, मुझे एक दफ़ा किसी ने ये कहा, मेरी किसी से बात हुई कंसल्टेशन पे, उनको उसने मुझे ये कहा कि वो मुझसे पूछना चाह रही थी कि कौन सा शहर अच्छे हैं, कहाँ पे मैं आके सेटल हूँ, या लॉन्ग टर्म में अगर मैंने जर्मनी में रहना हो और बाद में फैमिली को बुलाना हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी सो कॉल्ड एक्सपर्ट ने ये भी कहा, जर्मनी के एक्सपर्ट ने, जो कि जर्मनी में ही बेस्ड है, कि आप हमें जो है वो 4,500 से 5,000 यूरो तक पैसे दें, हम आपकी जर्मनी में डन जॉब करवा देंगे और आपको जॉब का वो जो होता नहीं ऑफर लेटर, वो ऑफर लेटर भी निकलवा देंगे। तो इस तरह के भी लोग हैं। पता नहीं कोई किसी की डन जॉब कैसे करवा सकता है बगैर उस बंदे का इंटरव्यू हुए हुए, उसकी सारी स्क्रीनिंग हुए हुए, HR की, टेक्निकल इंटरव्यू व्हाटएवर। तो ऐसे ऐसे लोग भी कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा, देखो बड़ा केयरफुली जो है ना, जो ये यूट्यूब के ऊपर इंफॉर्मेशन चल रही होती है, चाहे वो किसी भी एंगल से इंफॉर्मेशन, जरूरी नहीं कि जर्मनी में पढ़ने के हवाले से, कोई भी, ठीक है, चैनल फ्री है, हर कोई चैनल बना सकता है उसमें, और कितने लाखों जो है ना, वो करोड़ों यूट्यूब के ऊपर चैनल। तो इन्फॉर्मेशन ज़रूर लो, यूट्यूब ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, सीखने के लिए, नॉलेज एक्वायर करने के लिए, लेकिन बड़ा केयरफुल हो के, और हर चीज़ को इस तरह से देखो, उसको क्वेश्चन करो कि यार ये जो भी बता रहे ये है क्रेडिबल है या नहीं, ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो मैं आपको सही बताऊं, इवन मुझे इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर भी ना, मैं 100%, मैं ये तो नहीं कहूँगा मेरे पास से कोई प्रूफ नहीं है ना मुझे पता, लेकिन मैं खुद अपने उस पर सोच रहा था कि क्या ये सारी बातें जो ये इसमें बता रहे हैं कि ठीक है, ये एक बहुत ही एग्जैजुरेटेड वर्जन है। उसके ऊपर भी थोड़ी आगे जाके बात करते हैं, सस्पिशियसनेस के ऊपर। लेकिन जैसे अब मैं पहले यूट्यूब की बात कर लेते हैं। कई लोग आपको मिलेंगे, वो यूट्यूब पे आपको कह रहे होंगे फेक, वो सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स बने होंगे, वो आपको ये इनकरेज कर रहे होंगे 18-18, 20-20 साल के बच्चों के ऊपर, जो अभी स्टडी लाइफ में घुसे भी नहीं है, जिन्होंने अभी पूरी तरह से ये भी नहीं एक्सप्लोर किया, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो अभी यंग है, कि ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं आगे ज़िंदगी में, क्या क्या हम कर सकते हैं। उनको सिर्फ वो अपना बिजनेस चमकाने के लिए ये बता रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर बन जाओ, एंटरप्रेन्योर बन जाओ, किसी के लिए जॉब ना करो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, अपने पैसे कमाओ, ये करो वो करो। इस तरह के आपको फेक और नाकाम तरीन एंटरप्रेन्योर, आपको जो जो सही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होंगे ना, वो आपको यूट्यूब पे शायद मिलेंगे ही बहुत कम। मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब पे नहीं होंगे, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो अपना बिजनेस सेटअप कर रहा होता है, जो अपनी एक टीम रन कर रहा होता है, जो काम करो, तो वो क्या वो आपको यूट्यूब पे इस तरह की फजूल बातें करता है वो मिलेगा? ये जैसे फेक एंटरप्रेन्योर्स बातें कर रहे होते हैं कि छोड़ें, अब मैं क्या एग्जैक्टली उनको रेफर करूं, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, किसी को पॉइंट आउट किए बगैर, कि बड़े केयरफुल रहना। कि कोई अगर आपको ये कहे कि एक्सपीरियंस ना लेना जर्मनी में इंडस्ट्री का, सिर्फ एंटरप्रेन्योर बन जाओ, बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। आप अपना काम कर सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर ज़रूर बन सकते हो, लेकिन जो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। आप 5 साल काम कर सकते हो, आप 10 साल कर सकते हो, आप 4 साल कर सकते हो, उसके बाद आप अपना काम कर सकते हो। लेकिन इस तरह से एक 18 साल के 20 साल के बच्चे को ये बताना है कि पढ़ाई के बाद जॉब करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, अपना काम करो। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल कि ऑनलाइन या इंस्टाग्राम के ऊपर लोग आपको क्या बेच रहे हैं, क्या लाइफस्टाइल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सब टोटल फ्रॉड हो सकता है। आप खुद से ये एनालाइज करो और किसी के ऊपर बिलीव ना करो जब तक आपके पास कोई सॉलिड वाकई प्रूफ ना आ जाए उस बंदे की क्रेडिबिलिटी का। क्यों मुझे सारे लोग ये मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, हमेशा हर कमेंट्स के अंदर भी आप जाके देख सकते हैं, यही बात करते हैं कि आपको हम एक वजह से पसंद करते हैं कि हमें पता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी सही है, आप किसी को फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, किसी से फेक तरीके से पैसे नहीं लेंगे, किसी को इस तरह से कोई इंटरनेट के ऊपर फूल नहीं करेंगे। और मेरी कोशिश भी यही होती है कि जो एक रियलिस्टिक पिक्चर है जर्मनी की, विदाउट एनी बायस, वो दिखाऊं कि वो अच्छा है या वो बुरा है या वो न्यूट्रल है, और हर पर्सनैलिटी वाइज वो सूट कैसे करता है। तो एक तो मुझे ये टेक अवे मिला कि बहुत केयरफुल रहें ऑनलाइन के ऊपर, स्कैमर फ्रॉड आपको हर जगह मिलेगा। ये तो एक डेटिंग इंडस्ट्री की एग्जांपल है, दुनिया में हर जगह ये चलता है और हर इंडस्ट्री में चलता है। दूसरा क्या पॉइंट, दूसरा पॉइंट है सेल्स। जो मैंने एक वीडियो बनाई थी शायद महीना पहले,
ये एक्सपैट डिप्रेशन के ऊपर मुझसे क्वेश्चन आया था कि एक स्टूडेंट का कि वो डिप्रेशन में चले गए और उनको काफ़ी मुश्किल आ रही है और यहाँ पे दोस्त नहीं बन रहे और क्योंकि वो लेट यहाँ पे आए हैं और इन जनरल कोविड के दिन हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, जा नहीं सकते इधर उधर। तो मैंने काफ़ी इलेबोरेट वो वीडियो बनाई थी, आई थिंक 1.5 घंटे का वो सेशन था और उसमें सिर्फ 40-45 मिनट मैंने डिप्रेशन, हाउ टू डील विद डिप्रेशन के क्वेश्चन से टैकल किए थे। उसको मैंने अलहदा एक्सेप्ट नहीं बनाया अभी तक, वो मैं बना दूंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो उसमें मैंने ये बात की थी स्पेशली कि आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है। उसमें मैंने एग्जैक्टली यही बात की थी कि जॉब्स, मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि इस चीज़ का स्कोप है जर्मनी में, इस चीज़ का स्कोप है। मैं हमेशा ये बात आपको कहता हूँ, अदर देन कि मैंने इसके ऊपर स्कोप के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, कि जो जॉब्स होती हैं ना वो आपकी, वो बहुत अलग चीज़ों पे डिपेंड करती हैं कि आपको कैसे जॉब मिलती है। वो आपका एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और एकेडमिक एक्सपीरियंस तो काउंट करता ही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके ऊपर कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो, जो भी आपने सारा कुछ पीछे एक्वायर किया है ज़िंदगी में, वो अगले के सामने टेबल के ऊपर रखते कैसे हो। जैसे ये लड़कियां इस वीडियो में कह रही थी, इस डॉक्यूमेंट्री में कह रही हैं कि जब हम उससे बात करते थे तो हमें लगता था कि यार ये इतना कन्विंसिंग है, इतनी ज़्यादा इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इतने लोगों को इसने एम्प्लॉय किया हुआ है, इतने ये पैसे कमा रहा है। और ये बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ होती है लड़कियों के लिए, अगर वो देखें ना कि कोई इतना रिस्पॉन्सिबल है और वो इतनी हर चीज़ को, प्रेशर को मैनेज कर रहा है, डील कर रहा है, इतने उसके दुश्मन हैं डायमंड इंडस्ट्री में, जो भी उसने कहानियाँ बनाई हुई थी, अपने आप का इमेज ऐसे प्रेजेंट किया हुआ था, ठीक है, अच्छे कपड़े पहन रहा था, व्हाटएवर। तो ये सब सेल्स हैं, वो ये सेल्स कर रहा था और ये लड़कियां व्हाटएवर जो भी रीज़न थी कि वो उसके पैसे पे अट्रैक्ट हो गई हैं, उसकी सेल्स टेक्निक्स पे। लेकिन ये एक टेक अवे है कि आप ये देख सकते हो कि कैसे जो है वो आप अपने आप को सेल करते हो। ऑफ कोर्स में इसमें सेल में और स्कैम और फ्रॉड में डिफरेंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को गलत अपने बारे में बताना शुरू हो जाओ, या सीवी में सारा झूठ लिखना शुरू हो जाओ और ये सोचो कि मैं सेल कर रहा हूँ और वो मुझसे इंप्रेस हो जाएंगे, या उनको इंटरव्यू में वो बातें बताना शुरू हो जाओ जो आपने ना की हो, ना उससे कोई ताल्लुक हो। तो सेल्स का मतलब ये कि अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना, उसको इन्हेंस करना और अपने आप को ये एबिलिटी रखना कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं। सेल्स फिर भी एक थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज़ होता है कि सेल करने का अपने आप को मतलब कुछ लोग ये लेते हैं कि वो चीज़ जो आपके अंदर नहीं है वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये एक पॉइंट मेरे जहन में है सेल्स का, सेल्स सीखो। दूसरा ये यार, एंड में बात कर लेते हैं इस वीडियो की जो डॉक्यूमेंट्री है उसके ऊपर थोड़ा सी मुझे सस्पेशन है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं जिससे मुझे ये लगता है कि ये स्टोरी जो है ना, ये पूरी जो ये कहानी है ये हुई होगी डेफिनेटली। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके साथ ये नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है जैसे डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्मों में होता नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजुरेट कर देते हैं हर चीज़ को। जैसे अब आप देखें इस डॉक्यूमेंट्री में, जिसने तो देखी है उसको ये पता होगा कि एक सीन होता है कि वो जो न्यूज़पेपर है नॉर्वे का, वो इसराइल जाते हैं, वो ट्रैवल करते हैं इस लड़के के ओरिजिनल होम एड्रेस के ऊपर ट्रेस करने के, क्योंकि लड़का अभी फ्रीली रह रहा है, ठीक है, ये यानी कि किसी प्रिजन वगैरह में नहीं है जिसने भी इसने स्कैम किए थे। तो ये जाते हैं उसके ओरिजिनल घर पे, वो देखते हैं कि वो बड़े कोई नॉर्मल से नेबरहुड में रह रहा होता है और बड़ी वहाँ पे वो एक कंजर्वेटिव जूइश पॉपुलेशन होती है इसराइल के अंदर। तो जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं, वो रिपोर्टर और एक वो इजरायली जर्नलिस्ट को लेके जाते हैं, तो उसके घर पे पहुँचते हैं। एक वो बिल्डिंग होती है जिसमें फ्लैट होते हैं, तो उसका घर, उसका दरवाज़ा जो होता है वो बंद होता है, वो शायद लॉक होता है। उसके दरवाजे के बाहर जो है ना वो लेटर फंसे हुए होते हैं, जैसे कोई पोस्टमैन लेटर देने आता है ना, तो वो लेटर नीचे दरवाजे से नीचे फेंक देता है, वो उसके दरवाजे के ऊपर फंसाए होते हैं उन्होंने नॉब के साथ। तो वो देखते हैं, वो जर्नलिस्ट उस इसराइली से पूछती है, जो उसके साथ जर्नलिस्ट क्या होता है इसराइली, कि ये क्या लिखा हुआ है लेटर्स पे। तो वो रिंग देते हैं तो कोई निकलता नहीं अंदर से। उन लेटर्स पे कहता है ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने भेजे हैं ये लेटर्स, कि वो इसराइली गवर्नमेंट इससे पैसे रिकवर करना चाहती है क्योंकि इसने इसराइल में भी फ्रॉड किए हैं। तो उसी में जब वो शूट कर रहे होते हैं तो पीछे से इस लड़के की, जो ये स्कैमर लड़का होता है इसराइली, इसका नाम है साइमन, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्री में साइमन की माँ जो है ना वो आ जाती है और वो माँ उनसे पूछती है कि आप तुम लोग कौन हो, यानी कि मेरे दरवाजे पे क्यों रिंग कर रहे हो। तो वो उसे कहते हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं और हम तुम्हारे बेटे को ढूंढने आए हैं क्योंकि उसने इतनी लड़कियों के साथ फ्रॉड किया है, पुलिस उसको ढूंढ रही है, वट एवर ये वो। तो उसकी माँ आगे से कहती है कि मेरा अपने बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है, वो 18 साल की उम्र का छोड़ के चला गया था। चलो ये तो रियलिस्टिक है, लेकिन एग्जैक्टली जिस वक्त वो शूट कर रहे होते हैं उसी वक्त वो माँ भी फ्रेम के अंदर उसी वक्त आ जाती है, यानी। और वो लेटर भी जो पोस्टमैन है वो दरवाजे के नीचे से नहीं डालता, वो दरवाजे के ऊपर लगा के जाता है ताकि वो पढ़ लें उसको और डॉक्यूमेंट्री में वो लोगों को बता दें कि उनमें क्या लिखा हुआ है। दूसरा है कि चलो ये भी मान लिया कि दरवाजे की नीचे जगह नहीं थी,
तो बहुत सारे लेटर्स जो हैं यार, हर बिल्डिंग के अंदर जब एंट्रेंस होती है वहाँ पे पोस्ट बॉक्सेस बने होते हैं। तो अगर अब एक बिल्डिंग है उसमें 10 फ्लोर हैं, तो क्या पोस्टमैन जो है वो 10 फ्लोर तक जा जा के हर घर के अंदर लेटर देगा? सबके पोस्ट बॉक्सेस बने होते हैं और वो बिल्डिंग ऐसी लग रही थी कि उसके अंदर पोस्ट बॉक्सेस होंगे। लेकिन पता नहीं, मुझे ये बहुत सस्पिशियस सी चीज़ लगी कि जिस वक्त की इनकी टीम गई हुई थी वो डॉक्यूमेंट्री बनाने, उसी वक्त उसकी माँ ऊपर से आ गई। फिर उसकी माँ ने ऐसी एक्टिंग की कि नहीं, ये मुझे मुझे तो पता नहीं है वो कहाँ है। ये मुझे एक बड़ी सस्पिशियस चीज़ लगी। फिर उसके बाद इस तरह की और चीज़ें कि वो लड़का जो है वो अभी भी वो किसी जेल में नहीं है, किसी जगह पे नहीं है। एंड में उन्होंने उस लड़के का ये बताया कि उस लड़के ने अब एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है जिसने ये स्कैम्स किए हैं, और उस वेबसाइट के ऊपर वो लोगों को कोचिंग दे रहा है कि कैसे ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, कैसे अपने बिजनेसेस सेटअप करने हैं, कैसे पता नहीं लड़कियों से मिलने, वो आप उसकी वेबसाइट पर जाएं, Simon.Leviev समथिंग उसका नाम है, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी उसकी वेबसाइट। तो उसकी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं वो क्या क्या ऑफर कर रहा है, यानी और वो भी उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर वो दिखा रहे हैं, यानी कि उसके बिजनेस को जिसको वो स्कैमर बता रहे हैं पूरी डॉक्यूमेंट्री में, उसको वो प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि दिखा रहे हैं एक तरह के, देखो यार अब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और एंड में फिर वो उससे पूछते हैं कि तुमने डॉक्यूमेंट्री में अगर अपना कोई ओपिनियन देना तो दे दो। तो वो एंड में फिर वो ये कहता है कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट्री सारी झूठ है और मैं इसका जवाब कोर्ट में दूंगा और मेरा लॉयर देगा ये वो। तो वो लड़का उस डॉक्यूमेंट्री में हिस्सा नहीं लेता जिसके ऊपर ये इल्ज़ामात लगे हुए हैं। फिर वो लड़का है क्या, ये भी मैंने पढ़ा है कि वो प्लान कर रहा है कि वो अपना रियलिटी शो लॉन्च करने लगा है। वो उससे वो यानी कि इस फेम से बेसिकली उसका बिजनेस और इस्टेब्लिश हो गया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि इससे लग ये रहा है। और वो जो लड़कियां जो उसके अंदर इन्वॉल्व थी सारी, वो भी कॉन्स्टेंटली जो हैं वो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स को इंटरव्यूज़ दे रही हैं और ये डॉक्यूमेंट्री इतने बड़े स्केल पे पूरी दुनिया में जा रही है। तो और भी इस तरह की कई चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्री में जो अब मुझे नहीं पता ये कि मैं तो कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैंने तो इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, मैंने तो एज अ लेमैन सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्री देखी है। और जो मेरे जहन में ख्याल आया वो ये आया कि ये सारी चीज़ें सही भी लगती हैं कि कोई स्कैम भी कर सकता है किसी के साथ और शायद उसने किया भी हो। लेकिन एट द एंड जब मैं उसका कंक्लूजन देखता हूँ तो दोनों पार्टीज़ जो हैं उनको ज़्यादा ज़्यादा आप देख लो अटेंशन मिल रही है और उनका बिजनेस एंड में ग्रो हो रहा है। वो ये बिजनेस ग्रो कर रहा है कि मैंने लड़कों को अब कैसे सिखाना है कि बिजनेस कैसे करना है, पैसे कैसे कैसे कमाने हैं, या और एवर लड़कियों को अप्रोच कैसे करना है। वो लड़कियां ये बिजनेस कर रही हैं कि हमने और लड़कियों को कैसे इस तरह के स्कैमर से बचाना है, या वो एवर जो भी अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं। तो अब मुझे नहीं इस बात में समझ आ रही कि इसमें लॉस जो है वो अभी किसका जा रहा है। और जिन लड़कियों ने, ऑफकोर्स जिनको उसने चूना लगाया था उनके ऊपर $2.5 लाख का या इससे भी ज़्यादा का डेट है। गो फंड मी के ऊपर उनके पेजेस हैं तो लोग उनको फंड भी कर रहे हैं। उन्होंने पता नहीं 70-80 हज़ार पाउंड ऑलरेडी जो है वो रेज कर भी लिए। तो मैं सीरियसली इसके बारे में ये कहूँगा, आई डोंट नो। मैं तो हर चीज़ को जो है वो इसी तरह ही थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि मैं उसको क्वेश्चन करता हूँ कि ऑल्दो कि आई एम नॉट 100% डिनाइंग, मुझे लगता यही है कि ये स्कैम वगैरह हुए होंगे, डेफिनेटली उसने किए होंगे। और ऐसे इतने स्कैमर होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी इंसिडेंट बताता हूँ, बड़ा मुझे अफसोस हुआ था वो देख के। एक्चुअली मेरे सामने एक स्कैम हुआ। 3-4 स्कैमर थे इधर बर्लिन में, एक जगह है उसका नाम है चेक पॉइंट चार्ली, बड़ी फेमस टूरिस्टिक जगह है। वहाँ पे ना 5-6 लोग खड़े हुए थे और मैं काफ़ी देर से, क्योंकि मैं काफ़ी वहाँ पे, एक तो मेरा ऑफिस भी एक ज़माने में उसके पास ही था, लेकिन मैं काफ़ी उस जगह पे गया हूँ। तो मैं इत्तेफाक से उस दिन वहाँ पे था, मैं किसी को वो जगह दिखा रहा था बेसिकली। तो मैंने वहाँ पे देखा, हम खड़े हो गए वहाँ पे 5-6 लोगों का ग्रुप था और वो कोई कार्ड्स की गेम कर रहे थे कि पता नहीं ये कार्ड आएगा, आपने ये उठाना है, अगर वो ये निकल आया तो आप 10 यूरो डालो तो आपको 20 मिल जाएंगे, अगर आप जीत के 20 डालो तो आपको 40 मिल जाएंगे। और उसमें उन्होंने अपने बंदे सेटअप किए हुए थे, जो 10 डालते थे 20 मिल जाते थे, 50 डालते थे उनको 100 मिल जाते थे। क्योंकि मैं देख रहा था कि 5-6 लोग जो थे वो एक लोगों ने जमघट्टा सा बनाया हुआ था, 5-6 लोग वही रहते थे, बाकी टूरिस्ट आते जाते रहते थे और लोग खेलने वाले चेंज होते रहते थे और उनके बंदे वही थे। तो 2 मैंने लड़कियां देखी, 2 बड़ी यंग लड़कियां आई, ऑस्ट्रेलियन वो लड़कियां थी क्योंकि उनके एक्सेंट्स, इनकी इंग्लिश से मुझे पता लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम भी वो गेम खेलते हैं। उन्होंने वो गेम खेली, उनको उन स्कैमर्स ने 5-6 ने मिल के पकड़ लिया, यानी कि उनको कहने लगे हाँ हाँ लगाओ ये वो, जैसे उनको बकअप करते हैं। और प्रॉब्ली शायद वो लड़कियां होंगी 20-21 साल की, काफ़ी यंग थी। उन लड़कियों ने मेरे सामने, मैंने देखा कि उन्होंने पहले उसने 10 यूरो लगाए, उस लड़की ने या 20 यूरो लगाए, और उन्होंने कुछ ऐसा किया मिल मिला के कि उसको उन्होंने 40 करवा दिए, उस लड़की ने 40 लिए। फिर उस लड़की ने 100 यूरो डाल दिए
और वो सारे जो बाकी लोग खेल रहे थे वो उन्हीं स्कैमर्स के साथ थे और वो 100 यूरो हार गई। दूसरी दोनों लड़कियों ने 100 यूरो, वो दोनों लड़कियां 200 यूरो हार गई। कुछ इस तरह से सीन हुआ, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा दूर होकर देख रहा था। और मुझे इतना अफसोस हो रहा था वो देख के कि मैंने उससे पहले 10 मिनट वो सारी सिचुएशन देखी थी और मेरे दिल में यार मैं इनको बता ही देता किसी तरह, लेकिन क्योंकि मैं एक तो काफ़ी दूर था और इतने उसमें लोग थे और मुझे पता नहीं था कि मैं वहाँ कितनी देर रुकूंगा या नहीं। मुझे थोड़ा शक हुआ कि ये लड़कियाँ गुजरी हैं वहाँ से, उन्होंने रुकी है गेम होती, उन्होंने आपस में डिस्कस की है, वो भी खेलने गई हैं और वो टूरिस्ट थी, आप देख सकते थे उन्होंने बैग्स वगैरह पहने होते सब कुछ। तो एनी हाउ मुझे इस पर इतना हुआ कि यार बेचारियों के 200 यूरो, ठीक है, छोटी अमाउंट नहीं होती, 200 यूरो उनके टूरिस्ट के, उन लड़कियों के, छोटी वो लड़कियां थी उनके उन्होंने निकाल लिए। तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि इस तरह के स्कैमर बहुत होते हैं जो, और ये भी इसने भी किया होगा इन लड़कियों के साथ। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस डॉक्यूमेंट्री का पीछे से क्या पर्पस है, इसको किसने फंड किया है, या इनके साथ इतना ही बड़ा फ्रॉड हुआ जितना उन्होंने बताया है, इसमें कितना उन्होंने एग्जैजुरेट इसको किया। तो इस पर मैं थोड़ा सा जो है मुझे सस्पिशन है, लेकिन आई डोंट नो, ये हो भी सकता है, ये स्कैम हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ना हो। तो आई थिंक वीडियो में इतना ही है, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता था। जिन्होंने नहीं देखी वो ज़रूर देखें इसको और फिर अपने कमेंट्स लिख के बताएं। जिन्होंने देखी है वो बताएं कि आपको क्या लगता है कि सस्पिशियस है या नहीं, और उसके अलावा जो की टेक अवेज थे वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अगर आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस हैं इससे हवाले से या कमेंट्स हैं तो वो ज़रूर लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनका आंसर दे सकूँ। इस वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।